हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 21 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द वैक्सीन। सो व्हाट हैपेंड, जब सेकेंड वेव आने के पहले इंडिया ने क्या किया था? इंडिया के पास ऑलरेडी दो वैक्सीन थी, कोविशील्ड थी एंड कोवैक्सीन थी, है ना। बिफोर दी सेकेंड वेव इंडिया ने दो वैक्सीन ऑलरेडी बिल्डअप कर ली थी। और सेकेंड वेव के पहले इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करने के लिए बोला था कि हम वैक्सीन को एक्सपोर्ट करेंगे, जिसका अपोजिशन ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था कि पहले आप अपने लोगों को तो वैक्सीन लगवा लो, उसके बाद आप दूसरे नेशन में एक्सपोर्ट करना। बट सेंटर का वही कहना था कि हमारे पास वैक्सीन बहुत ज्यादा है और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब सेकेंड वेव आई तो सेकेंड वेव के चलते बहुत ज्यादा केसेस बढ़ने लगे और वैक्सीनेशन की जो डिमांड थी, वैक्सीन की डिमांड थी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी और शॉर्टफॉल भी होने लगा था इंडिया में वैक्सीन का। तो इंडिया का जो मिशन था, इंडिया का जो प्रोग्राम था एक्सपोर्ट वाला, वो उसको उन्हें रोकना पड़ा। और अब फाइनली कोविड 19 की जो वैक्सीन है उसका जो एक्सपोर्ट वाला जो प्रोग्राम था वो फिर से अब रिज्यूम हो चुका है। इंडिया ने बोल दिया है कि जो हम लोगों ने कमिट किया था कि हम लोग वैक्सीन को एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो हम फिर से रिज्यूम करने वाले हैं, है ना। और कोवैक्स, ठीक है, तो प्रोग्राम जो था वो कोवैक्स था, ठीक है, कोवैक्स के थ्रू। कोवैक्स का फुल फॉर्म भी है, दैट्स कोविड 19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। ओके, तो कोवैक्स के थ्रू, और जो उनका जो प्रोग्राम था वैक्सीन मैत्री जो कमिटमेंट फुल करेगा टुवर्ड्स दी कोवैक्स, मतलब कोविड 19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, के सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए। ओके, फिर से अब रिज्यूम हो चुका है। और सबसे ज्यादा हमने वैक्सीन कहाँ पहुंचाई है? बांग्लादेश, मोरक्को, देन यूके, नाइजीरिया, इन सब जगहों पे हमने पहुंचाया है वैक्सीन को। मूविंग फर्दर, सो पंजाब में चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो चीफ मिनिस्टर कौन बना है? सो इट्स चरणजीत सिंह चानी हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब। एंड उसके साथ साथ दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी मिले, दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी मिले। तो वन इज ओपी सोनी एंड द सेकंड वन इज सुखजिंदर रंधावा। ठीक है, सुखजिंदर रंधावा एंड ओपी सोनी जो है उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मूविंग फर्दर, सो तमिलनाडु ने क्या बोला है? अच्छा, पहले सबसे पहले समझते हैं कि 7.5% कोटा है क्या, है ना। जब तक ये 7.5% कोटा समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आगे कहानी समझ में नहीं आने वाली। देखो हुआ क्या, हमेशा से उड़ीसा गवर्नमेंट का भी कहना है, इस पर अपन ने एक बार एडिटोरियल डिस्कस किया था। अब है क्या ये कोटा रिजर्वेशन, समझ में आ जाएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट भी इस पर काम करने वाली है और ऑलरेडी तमिलनाडु ने कर दिया है। क्या है? उन्होंने बोला कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रोफेशनल, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, मतलब प्रोफेशनल कॉलेजेस में, कोर्सेज में जो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेते हैं अ, उनमें गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं ना, उनका रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं है। होता भी है तो बहुत माइन्यूट सा होता है, बहुत कम होता है। इसी चीज के चलते तमिलनाडु गवर्नमेंट एक रिजर्वेशन लेके आई थी। उन्होंने बोला था कि तमिलनाडु में जितनी भी कॉलेजेस हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं, उन प्रोफेशनल कोर्सेज में 7.5% रिजर्वेशन रहेगा। किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए, दो स्टूडेंट्स, दो जो स्टडीड इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनके लिए 7.5% रिजर्वेशन दिया जाएगा प्रोफेशनल कोर्सेज में। और तमिलनाडु ने इस पे एक और स्टेप लिया, उन्होंने बोला है कि हम स्टूडेंट्स जो कोटा रिजर्वेशन लेगा उनकी फीस भी क्या है, वेव ऑफ कर देंगे। उनको फीस भी देने की जरूरत अब नहीं है। द गवर्नमेंट अराउंड 250 करोड़ रुपीज स्कीम में इन्वेस्ट करेगा, स्पेंड करने वाला है। और उन्होंने बोला कि अराउंड 12,000 बच्चों को यह बेनिफिट करेगा ऑल इन अराउंड इन तमिलनाडु। और अभी उड़ीसा भी रिजर्वेशन लेके आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का अगर रिप्रेजेंटेशन प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं आ रहा, तो उसमें गलती किसकी है? इसमें फेलियर गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा नहीं कर पा रही। अगर आप अच्छा कर देंगे, उसको मोर इफेक्टिव कर देंगे, तो फिर वो क्यों उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। मूविंग फर्दर, तो सिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, स्किप दी सिटी न्यूज। सो ऑन दी सदर्न पेज में हम बात करें, सो
कर्नाटका हाईकोर्ट अभी उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था। उस ऑर्डर में बोला था उन्होंने कि एक रोड कंस्ट्रक्शन के समय एक टेम्पल था जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में बना हुआ था, लेकिन गलत तरीके से बना हुआ था, विदाउट द परमिशन बन गया था, वो मंदिर था, ठीक है, स्ट्रीन्स थे। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप उसको डिमोलिश कर दो, उस टेम्पल को डिमोलिश कर दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट के जमीन पे बना हुआ है और गवर्नमेंट की जमीन पे विदाउट परमिशन बना हुआ है, तो आप डिमोलिश कर दो। अब जिसके चलते पब्लिक में थोड़ा सा फियर था, और कि अगर डिमोलिश किया गया तो कहीं राइट्स ना हो जाएं, कहीं प्रोटेस्ट ना हो जाए। इसी के चलते गवर्नमेंट जो तमिलनाडु जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है, और कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हैं, वसवराज बोमई, तो वसवराज बोमई कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया, एंड द नेम ऑफ द बिल इज इट्स कर्नाटका रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल 2021। और ये बिल इलीगल स्वीन्स को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब इलीगल टेम्पल्स या फिर इलीगल रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को ये प्रोटेक्ट करने वाला है, रिलीजियस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने वाला है, चाहे वो गलत तरीके से बने हो या ना बने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको प्रोटेक्ट करेगा। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द फंड एंड फैकल्टी काउंट इन हायर एजुकेशनल रैंकिंग्स, इसको अपन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। द सेकंड वन इज इट्स अबाउट द टैकलिंग हेट स्पीच, इसको अपन बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड एडिटोरियल, जो कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अबाउट द टाइम टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, तो फर्स्ट वी डिस्कस दिस एडिटोरियल, इट्स अबाउट द फंड एंड फैकल्टी काउंट इन हायर एजुकेशन रैंकिंग्स। अब ये है क्या, देखो, ऑथर ने लिखा कि देखो, हम बात करें ना तो इंडिया में जो रैंकिंग आती है, वो कौन रैंकिंग लाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग कौन लेके आता है, सो इट्स एनआईआरएफ, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। उन्होंने बताया कि अभी जो नया एडिशन आया, इस नए एडिशन में, 6th एडिशन में जो रैंकिंग आई, उस रैंकिंग में जो टॉप कॉलेजेस हैं, मतलब जो बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और रिमेनिंग रेस्ट हैं, क्योंकि एनआईआरएफ जो है वो सिर्फ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज निकालती है ना, और टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप पे हैं, और जो रिमेनिंग बची, मतलब रिमेनिंग जो मान के चलो 90 रिमेनिंग बची और टॉप 10 बची, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अब डिफरेंस किस चीज का है, तो उस चीज को हमें समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग किस बेसिस पे दी जाती है, क्या बेसिस होता है जिसके बेसिस पर आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे को रैंकिंग दिया गया, आईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को सेकंड रैंक मिली, क्यों मिली। चलो, उसके पहले अपन समझते हैं। जो ऑथर ने स्टार्ट किया कि एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है, उसका 6th एडिशन जो है वो 9 सितंबर को पब्लिश हो गया, जिसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आ गई, है ना, और बताया गया कि भाई किस किस ने इंप्रूव किया, और वही चीज बताई कि जिसने अच्छा किया उन लोगों की बहुत तारीफ हो रही है, जिनकी रैंक जिनकी रैंक टॉप 100 में वैसे की वैसे ही है, वो बोल रहे हैं कि हम इंप्रूव करेंगे, और जिनकी रैंक नीचे गिर गई लास्ट ईयर से, तो वो थोड़े से दुखी हैं। और इंडिया में हम देखा जाए तो 935 यूनिवर्सिटीज, और 935 यूनिवर्सिटीज में एनआईआरएफ सिर्फ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज का नाम देती है, और उसके साथ साथ और भी रैंकिंग फैक्टर्स है, ऐसा नहीं है सिर्फ एनआईआरएफ रैंकिंग देती है, अदर भी हैं, अदर जैसे कि वर्ल्ड की है, जैसे कि एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग, इसको ARWU बोलते हैं। फिर टाइम हायर एजुकेशन ये रैंकिंग बताता है। फिर उसके बाद क्यूएस है, क्यूएस रैंकिंग बहुत ज्यादा हमने सुना भी है, क्यूएस रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी, क्यूएस रैंकिंग ये है, तो बहुत ज्यादा ये फेमस रैंकिंग्स है। अब क्वेश्चन उठता है कि रैंकिंग दी क्यों जाती है, रैंकिंग का बेनिफिट क्या है ना। अब वही ऑथर ने बताया कि देखो, रैंकिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स, फैकल्टी और प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयर, सब पे, जो भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, उन पे इफेक्ट डालता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। कैसे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट ऐसे डालता है क्योंकि अगर आपकी अच्छी रैंक है, तो मतलब अगर आप फैकल्टी हो, तो मतलब आपका अपग्रेडेशन होगा, आप अगर स्टूडेंट्स हो तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अगर रैंकिंग अच्छी आती है, खराब आती है तो वही उल्टा हो जाता है। देन रैंकिंग आने से इंस्टीट्यूशन में ही फर्क पड़ता है, उसको रिसर्च फंडिंग मिलती रहती है, सिक्योर रहती है ना, गवर्नमेंट फिर रिसर्च फंडिंग को रोकती नहीं है, या जो भी फंडिंग कर रहा है उसको वो रोकता नहीं है, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। कैंपस से स्टूडेंट्स हायर होने लगते हैं,
हायरिंग होने स्टार्ट होने लगती है ना। तो ये सारे बेसिकली देखा जाए तो ये सारे रैंकिंग आने से इन सारी चीजों में अगर इंप्रूवमेंट होता है तो ऑब्वियसली बात है एजुकेशन में इंप्रूवमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, हर चीज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो रैंकिंग के बेनिफिट तो हैं, लेकिन लेकिन रैंकिंग का जो सबसे मोस्ट यूजफुल पर्पस है वो हम लोग बेसिकली इग्नोर कर देते हैं। और वो क्या है? हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना, किस एरिया में हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। हमने रैंक तो दे दी कि AIR 1 जो है वो आईआईटी बॉम्बे को मिली, बट आईआईटी बॉम्बे में भी तो कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ ऐसी डिफिशियंसीज होंगे और डिफिशियंसी को फुलफिल करने की जरूरत है, जहां पर कुछ गुड था उसको एक्सीलेंस बनाने की जरूरत है। तो वो चीज आइडेंटिफाई करना रैंकिंग बताता है, और वही चीज हम इग्नोर कर देते हैं, ये ऑथर का कहना है। तो हमें ये इग्नोर नहीं करना है ना। और वही चीज बताई कि इंडिया में हम लोग सिर्फ कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस चाहिए। हम मीडियोकर इंस्टीट्यूशंस में नहीं रह सकते, है ना। हम ये नहीं चाहते कि हम लोग सिर्फ कुछ अच्छे आइलैंड्स हो और द फ्यू आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस सराउंडेड बाय द सी ऑफ मेडियोरोसिटी, मतलब कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ अच्छे कॉलेजेस हो, बाकी सारे के सारे कॉलेजेस जो रिमेनिंग कॉलेजेस हैं वो सब मीडियोकर है। हम ये नहीं चाहते। तो रैंकिंग का सही तरीके से यूज करेंगे ना तो यूनिवर्सिटीज में यही इंपैक्ट पड़ेगा। देन उन्होंने फिर आगे बताया कि देखो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। कंट्रीब्यूशन रिसर्च में बढ़ जाता है, पब्लिकेशन, पेटेंट्स, इनोवेशन, और यही फैक्टर्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि यही बेसिकली बेसिक फैक्टर्स हैं, यही डिसाइड करते हैं कि रैंकिंग किसकी अच्छी होगी। क्योंकि देखो टीएचई का मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन, और क्यूएस, जो क्यूएस और टीएचई है वो बेसिकली देखती है रिसर्च, वो देखती है बेसिकली क्या, रिसर्च का वेटेज देखती है। 60% रिसर्च का वेटेज देखती है टीएचई, और क्यूएस देखती है 20% रिसर्च का वेटेज। और वहीं ARWU है, मतलब एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, वो रैंकिंग देती है किस बेसिस पर, रिसर्च के बेसिस पर, कि रिसर्च किसकी अच्छी है। जिसकी रिसर्च अच्छी होगी उसको रैंक अच्छी मिल जाएगी। और टीएचई मतलब टाइम हायर एजुकेशन, 60% वेटेज रिसर्च का होता है। और वहीं क्यूएस में रैंकिंग जो आती है यूनिवर्सिटीज की, उसमें रिसर्च का वेटेज 20% होता है। वही बात फिर उसके बाद आगे बताया गया कि वही बात अगर हम इंडिया में करें, NRIF की रैंकिंग जो आती है वो रैंकिंग 30% वेटेज किस पे आता है, किसका आता है, रिसर्च, परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का। मतलब NIRF में भी रिसर्च का बहुत बड़ा वेटेज है, दैट इज 30%। और उसके बाद पब्लिकेशन का 35% है, फिर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन का 35% है, देन IPR पेटेंट का 15% है, देन फुटप्रिंट्स एंड प्रोजेक्ट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस का 15% है। अब इनको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, रिसर्च का वेटेज NIRF में 30% है। और वहीं आपका ARWU में रैंकिंग में, ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देता है उसमें आपका 100% वेटेज रिसर्च का होता है। और टीएचई में 60%, क्यूएस में 20%, है ना। और इसी बेसिस पे NIRF जो है वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को निकालती है, किसका रिसर्च कैसा है। और उन्होंने यही बताया कि जो टॉप यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, उसका जो रिसर्च परफॉर्मेंस, उसका स्कोर है 92%। और वही अगर हम बात करें 10th बेस्ट यूनिवर्सिटी की, उसका परफॉर्मेंस आ जाता है 60%, 60.5%। और वहीं 20th बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसका परफॉर्मेंस है 50%। और वहीं जो 50th बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसका परफॉर्मेंस है रिसर्च में आपका 28.69%। तो रिसर्च पे हम लोग फोकस ही नहीं कर रहे। मतलब जो टॉप के कॉलेजेस भी है ना, उनमें भी रिसर्च पे ज्यादा फोकस नहीं हो रहा। टॉप 10 के अलावा टॉप 10 तक 60% तक रिसर्च सही चल रहा है, 60% तक स्कोर कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज रिसर्च वाले क्राइटेरिया में। बट 10th के बाद 60% से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए, है ना। वही अगर हम 50th यूनिवर्सिटी को देखें, उसका सिर्फ स्कोर 29% आ रहा है। और वहीं जो सबसे 100th यूनिवर्सिटी, उसका रिसर्च में स्कोर है 4.35। सो अब ये सोचो, जो टॉप 100 मतलब 100 बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, उसका स्कोर अगर 4.35 है रिसर्च में, तो इंडिया में 935 यूनिवर्सिटीज हैं, उनका स्कोर क्या रहा होगा। देन आगे बताया गया कि देखो इसके अलावा सैलरीज और रिसर्च से भी फर्क पड़ता है। हाँ, NIRF की रैंकिंग में ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता कितने बच्चे पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूशन में और कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, कितने फैकल्टीज हैं। लेकिन फैकल्टीज और स्कॉलर्स का भी फर्क पड़ता है, रिसर्चर्स का भी फर्क पड़ता है। कैसा? कि आप कितनी सैलरीज दे रहे हो टीचर को।
अगर आपका इंस्टीट्यूशन ज्यादा सैलरी दे रहा है टीचर को, तो आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में अच्छे रिसर्च स्कॉलर है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर है, तो आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। तो वही बताया गया कि इंडिया में जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है, उनका अगर एवरेज निकाला जाए तो वो अराउंड 3.91 करोड़ रुपीज एनुअली देते हैं टीचर्स को, है ना, एनुअल एक्सपेंडिचर है टीचर्स का। तो अगर आप ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो टीचर्स के ऊपर, अगर आपकी यूनिवर्सिटीज में ज्यादा रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो आप रैंकिंग भी अच्छी हो जाती है, तो आपको इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। देन लास्ट में ऑथर ने कंक्लूड क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो फंड और फैकल्टी ये दो मोस्ट निग्लेक्टेड एरियाज हैं। इसी के चलते इसी के चलते जो रैंकिंग है, ओवरऑल रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज की, वो खराब आ जाती है। हाँ, रिसर्च भी है, रिसर्च के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि फंड और फैकल्टीज, उनको भी आप इंप्रूव करो इंस्टीट्यूशन में। अगर आप इंप्रूव करोगे तो एनी डे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी यूनिवर्सिटीज हमारी। मूविंग फर्दर, सो द सेकंड वन इज अबाउट टैकलिंग हेट स्पीच। अच्छा, ये वाला जो एडिटोरियल है ना, ये एडिटोरियल बेसिकली किस पे लिखा गया, ये आया गया केरला से, क्योंकि केरला में अभी जो मालाबार चर्च के जो बिशप हैं, उन्होंने स्पीच दी थी, उन्होंने टर्म कॉइन किया था व्हाट, नारकोटिक जिहाद। उन्होंने बोला था कि जो मुस्लिम्स हैं, वो नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटीज के लोगों को ड्रग्स देते हैं, जिसके चलते वो कन्वर्ट करा सकें अपने रिलीजन में। ठीक है, तो लव जिहाद से अब एक और टर्म इशू हो गया, कौन सा, नारकोटिक जिहाद। अब ऑथर ने बोला कि देखो ये हेट स्पीच में आता है कि नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि इंडिया में हेट स्पीच को लेकर कोई भी एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं है, कोई भी परफेक्ट प्रोविजन नहीं है जो हेट स्पीच को बताता हो कि हेट स्पीच इज अ क्राइम और हेट स्पीच की डेफिनेशन ये है। सबसे पहले केस हुआ था यूएस में, इट्स चैंपियन स्काई वर्सेस न्यू हैम्पशायर। उसमें यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो वी आर लिबरल्स, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, तो लिबरल कंट्रीज में हम सारी चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रोटेक्ट द इंसल्टिंग एंड द फाइटिंग वर्ड्स अगेंस्ट एनी अदर कम्युनिटी और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। ये हेट स्पीच का सबसे बड़ा प्रोहिबिशन हो जाएगा कि अगर आप किसी पर्सन को या किसी कम्युनिटी को इंजरी पहुंचाते हो, अटरेंस पहुंचाते हो, या इंसाइट करते हो, जिसके चलते पीस मतलब शांति में भंग डालता है, तो फिर वो हेट स्पीच में कैलकुलेट होगा और ये पनिशेबल है। लेकिन क्वेश्चन उठता है, द इंपॉर्टेंट आंसर इज बेस्ड ऑन दी व्हाट, डिग्निटी एंड द इक्वलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज होती है कि हमें ह्यूमन डिग्निटी और उनकी जो ह्यूमन डिसेंट ट्रीटमेंट है वो हमें प्रॉपर देना चाहिए। अगर हेट स्पीच में अगर हम किसी टारगेट ग्रुप को एनिमी बना के रखते हैं, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन उन्होंने फिर यहां पर एक्सप्लेन की गई, ये प्रॉपर डेफिनेशन एक्सप्लेन किया गया हेट स्पीच का। उसमें बताया गया कि अगर आपकी स्पीच किसी ग्रुप को टारगेट करती है और उसकी ह्यूमन डिग्निटी को लोअर करती है सोसाइटी की नजरों में, और उसको सोसाइटी के बराबर नहीं समझती है, सोशल स्टैंडिंग में बराबर नहीं समझती है, उसको आप अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं मानते हो, अगर आप हॉस्टिलिटी करते हो इंडिविजुअल्स और ग्रुप के बीच में, तब ये जो स्पीच है वो स्पीच हेट स्पीच में आ जाएगा। अब आगे फिर ऑथर ने बताया कि देखो इंडिया में केस हुआ था, दैट इज प्रवासी भलिया संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उससे कुछ ना कुछ मैच करता है। उसमें बोला था हेट स्पीच का मतलब क्या है, उन्होंने बोला था कि इंपैक्ट अ प्रोटेक्टेड ग्रुप्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ सस्टेंटिव आइडिया ऑन अ डिबेट देयरबाय प्लेसिंग अ सीरियस बैरियर टू देयर फुल पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी। मतलब ऐसी स्पीच जिससे आप किसी ग्रुप को टारगेट कर रहे हो और आप उनको इंडिया की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं होने दे रहे हो। तो ये है बेसिकली हेट स्पीच की डेफिनेशन जो इस केस में आई थी। लेकिन जब हम इंडियन पीनल प्रोविजन की बात करते हैं, इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं, तो इंडियन पीनल कोड में एक सेक्शन है, एंड द नेम ऑफ द सेक्शन इज आईपीसी में 153 कैपिटल ए, और 153 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी सेज कि अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और लैंग्वेज और डूइंग एक्ट्स, अगर उसमें अगर आप एनिमिटी प्रमोट करते हो, तो फिर ये हेट स्पीच में आ जाएगा। और हेट स्पीच टर्म भी यूज नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने बोला कि ये वैल्यू ऑफ सोशल ट्रैंक्विलिटी एंड सस्टेंटिव इक्वलिटी के अगेंस्ट में चला जाएगा। मतलब हेट स्पीच की जो पनिशमेंट है वो इस सेक्शन के अंदर दी जाती है। और एक कमेटी बनी थी, सिलेक्ट कमेटी ने बोला था कि भैया
ये सेक्शन 153A है ना, 153 को ऐड कर देना चाहिए। सॉरी, वन एक ऐसा स्पेकुलेशन था, ऐसा कहना भी था कि भैया 153A को बिल्कुल साथ में जोड़ना चाहिए सेक्शन 124A से। 124A क्या है? सिडिशन। लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने मना कर दिया था कि नहीं, हम सिडिशन का सेक्शन पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के सेक्शन से मैचअप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 124A क्या है? ये अगेंस्ट दी स्टेट, मतलब अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, डायरेक्टली अगेंस्ट दी गवर्नमेंट होता है एक्ट। और वहीं 153A जो है, ये इनडायरेक्टली अगेंस्ट दी गवर्नमेंट होता है, क्योंकि आप ग्रुप को टारगेट करते हो जिससे डिसहार्मनी फैलती है, गवर्नमेंट को इंपैक्ट पड़ता है। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन 124A में डायरेक्टली पड़ रहा है। और उसी को लेकर ऑथर ने आगे यही लिखा है कि वी नीड, जैसे केरला में इंसिडेंट हुआ, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आगे चल के हो सकते हैं हिट स्पीच के। डिसहार्मनी फैल सकती है, वॉयलेंस हो सकता है, दंगे हो सकता है। इसी के चलते हमें एक स्ट्रिंजेंट लॉ चाहिए, जिसके चलते हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें या पनिशमेंट दे सकें जो हेट स्पीच देते हैं। मूविंग फर्दर, अच्छा, ये एडिटोरियल आपको खुद से पढ़ना है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है ना, मैराइटल रेप को लेकर हमने बहुत बार डिस्कस किया। हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि देखो, मैराइटल रेप को पनिशेबल क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप हस्बैंड के अगेंस्ट रेप के चार्जेस लगा सकते हो, लेकिन क्रुएल्टी के चार्जेस लगा सकते हो, अदर चार्जेस लगा सकते हो, है ना। और दैट्स अ गुड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, बट आप रेप के चार्जेस नहीं लगा सकते। तो वही बात, ये तो हिपोक्रेसी हुई। फिर उसके बाद ये बताया कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है अगर मैरिटल रेप नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इक्वल प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो। और वही बात उन्होंने फिर आगे वही डिस्कस किया, आपने डिस्कस भी किया था, जोशी साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और जोशी साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था? जो एडल्ट्री थी उसको डिक्रिमिनलाइज क्यों कर दिया था? द मेन रीजन इज क्योंकि आप वुमेन को प्रॉपर्टी समझते थे, इसी के चलते। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज की हम बात करें, तो केरला में जो बारिश हुई है, सॉरी नॉट केरला, सॉरी, जो एक्सेस रेनफॉल हुई है इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसने मॉनसून के डेफिसिट को 3% से कम कर दिया। हमने बहुत पहले न्यूज पढ़ा था कि जुलाई और अगस्त में मॉनसून, मतलब रेन सीजन हुआ ही नहीं, बारिश गिरी नहीं, लेकिन सितंबर के मंथ में जो एवरेज होता है उससे ज्यादा बारिश हुई। तो सितंबर मंथ में बारिश होने से जो मॉनसून का डेफिसिट था, मतलब बारिश जो नहीं गिरी थी, वो 3% से श्रिंक हो गई। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 28 सितंबर को चुने जाएंगे अबाउट दी, जो कैलकाटा हाईकोर्ट ने, क्या हुआ था कि कैलकाटा हाईकोर्ट ने क्या किया था, कैलकाटा हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि जो पोस्ट पोल वायलेंस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगा। कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोल दिया था, और जिसके चलते वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पिटीशन वाली सुप्रीम कोर्ट में कि कैलकाटा हाईकोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। मूविंग फर्दर, तो उसकी जो फाइनल हियरिंग है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स है वो 28 सितंबर को होंगे। मूविंग फर्दर, सो इंडियन आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने यही बताया कि दिस ईयर, इन द ईयर ऑफ 2021, अभी तक 0 सीज फायर का वायोलेशन हुआ है ऑन दी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में, नॉट एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल में अभी तक इस साल सिर्फ 0 सीज फायर हुए हैं, वायोलेशन हुआ है। मतलब पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, देर आर अराउंड 60 to 70 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, जो अभी भी वैली में है, और वो जम्मू कश्मीर के सिविलियंस को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उनको पुश कर रहे हैं कि आप भैया प्रोटेस्ट करते रहो। मूविंग फर्दर, सो क्वाड मीटिंग के पहले, है ना, क्वाड मीटिंग के पहले प्राइम मिनिस्टर और बाइडेन की बायलेटरल मीटिंग होगी, ठीक है, उनकी बायलेटरल मीटिंग की जाएगी, उसके बाद फिर क्वाड मीटिंग की जाएगी। मूविंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। उन्होंने बोला है कि आप हमें ये बताओ कि अभी तक आपने कितने सारे डिसेबल्ड लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट मांगी, उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया। आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, आप बताइए कि आपने डिसेबल्ड लोगों को, कितने डिसेबल्ड लोगों को आपने वैक्सीनेट कर दिया, और दूसरी बात, आपने ऐसे क्या स्टेप्स लिए जैसे डिसेबल्ड लोग इजीली वैक्सीनेट हो सके। तो 2 हफ्तों में उनको रिस्पॉन्ड करना है, सेंटर को, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को। इंडिया में एक अवार्ड दिया जाता है, दैट इज अबाउट द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020, और वो अवार्ड इस बार इंडिया में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ब्रिगेडियर को मिला है, एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज SV सरस्वती। ठीक है, जो कि कौन है? जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, ब्रिगेडियर SV सरस्वती, तो नाम याद रखना।
ठीक है, एक जगह नोटबुक में लिख लेना, नहीं तो ये लॉन्ग समय तक याद नहीं रहेगा। इंडिया बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक न्यू पब्लिकेशन आई, उसमें बताया गया कि वेस्टर्न घाट ने फ्लोरा को कुछ नए एडिशंस दिए। कितने? 202 नई स्पीसीज। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, मतलब प्लांट्स रिलेटेड। तो 202 नई स्पीसीज डिस्कवर्ड हुए हैं कंट्री में 2020 में। इट्स नॉट ओनली अबाउट दी वेस्टर्न घाट्स, 202 ऑल अराउंड सारे इंडिया से, बट हाँ वेस्टर्न घाट्स ने ज्यादा एडिशन दिया, मतलब मेजोरिटी ऑफ दी जो स्पीसीज डिस्कवर्ड हुए हैं वो आपके वेस्टर्न घाट से हुए हैं। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड न्यूज में यही है कि जो रशिया में जो अपोजिशन पार्टी है यूनाइटेड रशिया, उनका क्लेम है कि अभी जो इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस में हमारे लोअर हाउस में, एंड द लोअर हाउस ऑफ दी, मतलब जो वहां का लोअर हाउस है डूमा, उधर 2/3 मेजोरिटी हमारी है। तो भाई गलत तरीके से पुतिन की पार्टी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, गलत तरीके से जीती है। वो जीते नहीं, उन्होंने इलेक्शन में फ्रॉड किया है। ये अपोजिशन का क्लेम है, यूनाइटेड रशिया का क्लेम है। लेट्स सी क्या होता है ना। तो कल एमी अवार्ड्स दिए गए, तो एमी अवार्ड्स जरूर नोट डाउन करना, ठीक है। तो केट विंसलेट और ओलिविया कोलमैन को अवार्ड मिला है, एमी अवार्ड मिला है। उसके साथ बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, तो जस्ट राइट इट डाउन कि बेस्ट किसको मिला है, एंड देन जस्ट राइट इट डाउन, है ना। ये इसमें कुछ समझाने का नहीं है, सिर्फ पढ़ने का है। बस जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स लिखते जाना। सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।